100 साल पहले धरती के आसमान में अचानक एक रहस्यमयी रिफ्ट खुल गया था और उसी दरार से निकले डिमेंशनल बीस्ट्स ने पूरे ग्रह को तहस नहस कर दिया। इंसानियत विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी। सिर्फ वही लोग बच पाए जिनके अंदर अवेकेंड टैलेंट्स जाग चुके थे। उन्हीं बचे लोगों में था यायन, एक अनाथ लड़का जो अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। वही उसकी एकमात्र फैमिली थी, मगर येटी के पास था सबसे कमजोर टैलेंट, टियर 1 लो क्लास। इसी वजह से उसके मन में हमेशा डर रहता था कि क्या वो अपनी बहन की रक्षा कर भी पाएगा या नहीं। मगर सब कुछ बदल गया उस रात जब उसके सपनों में किसी रहस्यमयी एनर्जी ने उसे अंदर से झटका दिया। सुबह उठते ही उसने देखा उसकी आंखों के सामने एक अजीब सिस्टम नोटिफिकेशन चमक रही थी। उसमें लिखा था कि अब उसे अपनी बहन का टैलेंट कॉपी करने की शक्ति मिल गई है। उसी पल से येटिन की किस्मत बदल गई। अब उसके पास किसी भी टैलेंट को कॉपी करने की क्षमता थी। तभी उसकी प्यारी बहन खुशी खुशी उसके लिए खाना लेकर आई, उसका पसंदीदा ब्रेस्ड पोर्क। घर की गर्माहट और बहन की मुस्कान देखकर उसके दिल में सुकून भर गया। वो जानता था कि टैलेंट कॉपिंग एक चमत्कारी शक्ति है, मगर वो इसे अपनी बहन पर कभी टेस्ट नहीं करेगा। फिर भी उसने नोटिस किया कि उसकी बहन का बेस टैलेंट उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। यायू का फ्रॉस्ट टैलेंट बेहद दुर्लभ था और जब वो जागेगा तो यकीनन वह अपने दुश्मनों को चूर चूर कर देगी। उसने मन ही मन उम्मीद की कि उनके माता पिता अब शांति से आराम कर सकें। थोड़ी देर बाद यायन ने हुडी पहनी और बाहर निकल पड़ा अपनी नई क्षमता को परखने के लिए। टैलेंट सेंसर ऑन करते ही उसे पता चला कि उसकी रेंज सिर्फ 3 मीटर तक है। लोगों की भीड़ में उसे बस लो टियर प्रतिभाएं ही महसूस हो रही थीं। वो चाहता था कि कम से कम एक मिड टियर टैलेंट मिले, लेकिन सब बेकार निकले। फिर उसने तय किया कि अब वो एकेडमी जाएगा, क्योंकि अब ये कॉपी एबिलिटी उसके लिए पूरा गेम बदल सकती थी। वो सोचने लगा कि उसे ऐसी एकेडमी चाहिए जहां टैलेंट की इवैल्यूएशन से इंसान की कीमत तय न की जाए। इसी सोच के साथ उसने लिन्हाई बेस्ट 5th एकेडमी में आवेदन करने का फैसला किया। रास्ते में उसने देखा मिड टियर टैलेंट्स वाले स्टूडेंट्स उसी एकेडमी के हैं, लेकिन येटी हतोत्साहित नहीं हुआ। उसे यकीन था कि उसका कॉपी टैलेंट उसे ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां ये सब पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। 10 दिन बाद लिन्हाई बेस 5th एकेडमी के मार्शल स्टेडियम नंबर 3 में एक इंस्ट्रक्टर क्लास ले रहा था, द पाथ टू बिकमिंग अ मार्शल वॉरियर। उसने समझाया कि हर वॉरियर की यात्रा की शुरुआत मार्शल अप्रेंटिस बनने से होती है और इसके लिए सबसे पहला कदम है बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक सीखना। उसने बताया कि इसका मुख्य रहस्य है अपनी छाती के सामने एयर वॉर्टेक्स बनाना, जो इस तकनीक को सही से पकड़ने का संकेत है। सभी छात्र अपनी अपनी पोजेज में खड़े हो गए, मगर कुछ ही देर में कई लोग बेहोश या थक कर गिर पड़े, पर येटी टस से मस नहीं हुआ। एक छात्र चिल्लाया कि कोई गिर पड़ा है, मगर इंस्ट्रक्टर ने ठंडे स्वर में कहा, कमजोरों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जो एयर वॉर्टेक्स नहीं बना सका वो कभी वॉरियर नहीं बन सकता। उधर यातियन अपने ही संघर्ष में उलझा हुआ था। वो सब कुछ सही कर रहा था, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। न हवा हिली, न ऊर्जा का कोई संकेत। उसने झुंझलाकर अपने लो टियर टैलेंट को कोसा। इंस्ट्रक्टर का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह सबसे घटिया क्लास है जो मैंने पढ़ाई है। सब जमीन पर गिरे पड़े थे, सिर्फ येटी अब भी खड़ा था। तभी इंस्ट्रक्टर ने कहा, कम से कम तुम सबको चेनडोंग से सीखना चाहिए, जो सिर्फ आधे महीने में मार्शल अप्रेंटिस बन गया और प्रिंसिपल ने खुद उसे पर्सनल डिसिप्लिन में लिया। बाद में येटी ने जोंग बाओ से पूछा कि यह चेनडोंग कौन है। जोंग मुस्कुराया, भाई वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है। जब वो टॉप पर पहुंचेगा तो उसका ऑटोग्राफ तक किराया भर देगा। येटन वहां खड़ा रह गया, बिल्कुल निशब्द, जबकि पिग फेस अपने सीने को फुलाए गर्व से खड़ा था। तभी अचानक छात्रों के बीच जोश की लहर दौड़ गई। सब खुशी से उछल पड़े क्योंकि चेनडोंग उनकी ओर आता दिखा। अब पूरा क्राउड बस उसका ऑटोग्राफ पाने के लिए पागल हो उठा। जोंग तो पूरी स्पीड में सबसे आगे दौड़ा, सबको धकेलते हुए, ताकि एक और ऑटोग्राफ झटक ले। इस बीच येतान की नजर चेनडोंग पर टिक गई, जो यहाँ के सबसे मशहूर मिड टियर रैंक्ड छात्रों में से एक था। चेनडोंग ने मुस्कुराते हुए सबको बताया कि वो उनके टीचर की ओर से उन्हें मोटिवेट करने आया है, किसी के सामने मजाक बनने नहीं। यायन ने चालाकी दिखाते हुए हाथ मिलाने की जिद की और भीड़ एकदम पागल हो गई। जेनांग ने सबसे पहले हैंडशेक पाने की कोशिश की, बाकी सब उसके पीछे भागे और आखिर में यायन की बारी आई। उसने आगे बढ़कर हैंडशेक किया। डोंग ने कैजुअली कहा, गुड लक। तभी येटी के दिमाग में बिजली सी कौंधी। कुछ देर बाद जब वो स्टेटस विंडो के सामने खड़ा था, उस पर लिखा आया, मिड टियर टैलेंट कॉपीड, रेडी टू फ्यूज। अब खुद टैलेंट रीपर भी नहीं जानता था
कि ये फ्यूजन कैसा निकलेगा। वो अब भी सोचता है कि पहले उसके अंदर से थंडर क्यों निकली थी, मगर अब वो सब छोड़कर फ्यूजन ऑप्शन पर फोकस करता है। जैसे ही उसने फ्यूजन दबाया, एक तेज दर्द सीने में उठा, मानो किसी ने उसका दिल ग्राइंडर में डाल दिया हो। उसके दिमाग में आग लग गई, जैसे ब्रेन पिघलने लगा हो। तभी उसे एहसास हुआ, स्टीलिंग टैलेंट इजंट ईजी। वो जमीन पर गिर पड़ा, बस होश बनाए रखने की कोशिश में। कुछ देर बाद स्टेटस विंडो चमकी, कल्टीवेशन टैलेंट अपग्रेडेड टू मिड टियर। दर्द बहुत था, लेकिन रीपर के लिए ये डील वाकई वर्थ थी। अब उसके पास नया शरीर, नया चांस था। कॉपी टैलेंट का कूल डाउन बस 30 दिन था, यानी हर महीने नया स्किल कॉपी किया जा सकता था। उसने तय किया, अब वो ट्रेनिंग टेक्निक फिर से आजमाएगा। वो पोस्चर में आया, एनर्जी चैनल की, और उसकी आंखों के सामने एक छोटा टॉर्नेडो घूमने लगा। सब कुछ अब पहले से स्मूथ था। मिड टियर टैलेंट का फर्क साफ दिख रहा था। अब उसे बड़ा पिक्चर दिखने लगा। एलीट मार्शल वॉरियर बनना कोई सपना नहीं रहा, बल्कि ग्रेट मार्शल बनने की चाह अब पॉसिबल लगने लगी। 1 महीने बाद चांदनी रात में एक जंगली भेड़िया रूफटॉप्स पर छलांगे मार रहा था। उसी वक्त एक पिता और बेटी डिनर की बात करते हुए जा रहे थे। यायन अब मार्शल अप्रेंटिस बन चुका था। असली मार्शल बनने से पहले उसकी राह लंबी थी। चेन डोंग को प्रिंसिपल से पर्सनल ट्रेनिंग मिल रही थी, तो वो उससे कहीं आगे निकल चुका था। अचानक पिता के हाथ की लैंटर्न जमीन पर गिरी और वो वुल्फ उस पर झपटा। एक पल में उसे मार डाला। छोटी लड़की की चीख ने रात की खामोशी चीर दी और येटी का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग चिल्ला उठे, मॉन्स्टर भागो! हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये येटी का पहला मॉन्स्टर इनकाउंटर था। वो डर से जम गया, मगर तभी उसने हिम्मत जुटाई और लड़की को खींचकर दूर ले गया। वुल्फ उनके पीछे था, बेहद तेज। वो जानता था कि अब बचने का समय बहुत कम है। तभी एक चमकदार फिगर हवा चीरते हुए आया। उसने वुल्फ को पीछे से टक्कर मारी और सड़क दरक गई। सिल्वर मून वुल्फ ने दहाड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। सामने खड़ा था कैप्टन गेल वुल्फ खुद। उसने कहा, सॉरी आई एम लेट, और आदेश दिया, ययन उसे सुरक्षित रखो। ययन ने लड़की को सीने से लगाया, जबकि गेल वुल्फ सीधा मॉन्स्टर से भिड़ गया। टकराव इतना भयानक था कि जमीन हिल गई। ययन ने कांपते हाथों से लड़की की आंखें ढक दी ताकि वो उस डरावने दृश्य को न देख सके। गेल वुल्फ, जो अब मॉन्स्टर से सीधे टकरा रहा था, तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। इसके अंदर की शक्ति किसी दैत्य से कम नहीं। उसने उसे जोर से फेंक दिया, फिर भी महसूस किया कि उसकी स्पीड कमाल की है। मुस्कुराते हुए गेल बोला, ये लड़ाई में अकेला नहीं लड़ रहा। तभी आसमान से 3 साथी थंडर की तरह नीचे उतरे, उसके बगल में उतरते हुए। गेल ने इशारा किया और बाकी सबने एक साथ हमला किया। तलवारें हवा चीरती हुई मॉन्स्टर के शरीर में धंस गईं। कुछ पल को लगा कि यह भेड़िया अब गया काम से, मगर तभी एक भयानक चीख गूंजी। उसके शरीर से लाल औरा भाप की तरह उठने लगा। गेल की नजरें सख्त हो गईं। ब्लड बर्स्ट मोड। उसने चिताया, सब सतर्क रहो, अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। एक साथी उसके पास दौड़ा। कैप्टन की हालत चेक करने के लिए वो अभी तक संभल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि सिल्वर मून वुल्फ भागने की कोशिश कर रहा है, छाया में घुसते हुए। गेल वुल्फ ने आंखें सिकोड़ लीं। इस बार यह जिंदा नहीं बचेगा। तभी हवा में एक पर्पल माना की लहर उठी और एक लड़की आसमान से उतरी, हाथ में तना हुआ धनुष। गेल मुस्कुराया, आखिर तू आ ही गई। लड़की ने एरो छोड़ा, सीधा मॉन्स्टर की गर्दन में जा धंसा और एक ही पल में वो जमीन पर ढह गया। गेल जोर से हंस पड़ा, ये तो बहुत कमजोर था हमारी स्क्वाड के सामने। एक साथी ने लड़की की तारीफ की, तेरी स्नाइपिंग स्किल वाकई टॉप टियर है। उधर यतियान ने चुपचाप स्टेटस विंडो खोली। उसमें दिखा, सिल्वर मून वुल्फ, लो टियर ब्लड टैलेंट, नॉविस टियर स्पीड टैलेंट। कागज पर भले कुछ खास न लगे, लेकिन ऐसे मॉन्स्टर के हाथों में यह टैलेंट जानलेवा था। छोटी लड़की डर से जम गई। उसकी आंखें खुली रह गईं, मुंह से आवाज तक न निकली। सबको लगा लड़ाई खत्म हो चुकी है, मगर येटी ने गौर किया। भेड़िए का पंजा हल्का हिला, उसे कुछ गड़बड़ लगी। बाकी सब साथी आराम से जश्न मनाने लगे। स्पीड टाइप मॉन्स्टर हमेशा झंझट वाले होते हैं। कोई ड्रिंक्स की बात कर रहा था। तभी गेल वुल्फ का इंस्टिंक्ट जागा। उसने चिल्लाया, सावधान, ये अब भी जिंदा है। अगले ही पल सिल्वर मून वुल्फ फिर खड़ा हो गया, क्रोध से दहाड़ते हुए। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। वो मरने से इनकार कर चुका था। गेल की टीम तैयार खड़ी थी, मगर कैप्टन ने हाथ उठाया, पीछे हटो, इस बार इसे मैं खुद खत्म करूंगा। उसने यायन की तरफ देखा और बोला, यहां से निकल जाओ, जगह अभी भी खतरनाक है। मगर यायन की नजरें मॉन्स्टर पर जमी थीं। ये उसका मौका था अपने कॉपीड टैलेंट को असली जंग में आजमाने का। उसने कैप्टन की बात अनसुनी की और आगे बढ़ गया। वो मॉन्स्टर के सामने पहुंचा और बिना हिचकिचाए उसकी छाती पर मुक्का मारा। स्टेटस विंडो चमकी, टैलेंट कॉपीड। यायन पीछे उछला, फिर दोबारा कूदकर मॉन्स्टर के शरीर पर उतरा। विंडो बार बार चमक रही थी, टैलेंट कॉपीड।
उसने दोनों हाथों से बीस्ट को पकड़ा। एनर्जी की लहरें उसके अंदर फैलने लगीं, जैसे वो भीतर से जल रहा हो। हर पंच के साथ उसकी आंखों में पागलपन बढ़ता गया। गेल वुल्फ ने उसे खींचकर रोक लिया। बस करो, ये मर चुका है। यायन ने वुल्फ की ओर देखा और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अब इसका टैलेंट मेरा है। गेल ने फिर अपनी टीम को आदेश दिए। 3 लोगों को बॉडीज हटाने का काम सौंपा, जबकि आर्चर को लड़की की देखभाल का। सब तैयारी करने लगे। जाते जाते गेल वुल्फ ने यायन की तरफ देखा और बोला, उम्मीद है अगली बार तुझे अपनी स्क्वाड में देखूं। जब यायन ने यह सोचा कि एक दिन वह मार्शल वॉरियर के स्तर तक पहुंच जाएगा, तो उसके दिल में जोश की लहर दौड़ गई। वह उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता था जब वह इतना मजबूत बन जाए कि लोग उसे उस पद का हकदार कहें। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने चेहरे से खून धोया, ध्यान रखते हुए कि उसकी छोटी बहन यायू को उसके जख्म न दिखे। अगर वह देख लेती तो डर के मारे रो पड़ती। साफ सफाई के बाद वह कमरे से बाहर निकला तो घर एकदम शांत था। बेड पर यायू गहरी नींद में थी। मासूमियत से बिग ब्रो बड़बड़ा रही थी। यह सुनकर यायन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रात की ठंडी हवा में बाहर निकलकर जब वह आसमान की ओर देखता है, तब उसके अंदर दिन भर का बोझ उतरने लगता है। आज पहली बार उसने किसी असली मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, और वह मॉन्स्टर उन कहानियों के जीवों से 100 गुना ज्यादा खतरनाक था जिनके बारे में वह बचपन में सुना करता था। अपनी बहन को धीरे से कंबल ओढ़ाते हुए उसने मन ही मन कसम खाई, उसे जल्द से जल्द मार्शल वॉरियर बनना ही होगा, क्योंकि एक दिन वही होगा जो यायू और उस जैसे दुःस्वप्न के बीच खड़ा रहेगा। तभी उसके मन में एक अजीब सी सोच आती है, क्या किसी इंसान के शरीर में मॉन्स्टर टैलेंट्स को मिलाया जा सकता है? वह बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखों के सामने तैरते स्टेटस विंडो को घूरता है, जिसमें मॉन्स्टर की एबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। उसे पता है कि यह फ्यूजन जानलेवा भी हो सकता है, शायद पिछली बार से भी ज्यादा दर्दनाक, मगर अब उसके अंदर ताकत की आग किसी भी डर से ज्यादा तेज जल रही थी। अगर अपनी बहन की हिफाजत के लिए उसे यह रास्ता अपनाना पड़े तो वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। स्पीड टैलेंट को मर्ज करने से पहले उसने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया ताकि दर्द की चीख बाहर न निकले। जैसे ही उसने फ्यूजन प्रोसेस शुरू किया, दर्द की लहर तूफान बनकर उसके शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे हर नस, हर हड्डी फट रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा, दांत भींचे हुए, मगर हार मानने से इनकार करता रहा। तभी एक तेज क्रैक की आवाज आई। उसकी टांग टूट चुकी थी। दर्द ने उसकी आंखों में आग भर दी। घबराहट में उसने सोचा, क्या फ्यूजन फेल हो गया? उसे लगा जैसे उसकी सारी कोशिश बेकार गई। कमरा घूमने लगा, सांसें टूटने लगीं। उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। आखिरी पल में यायू को पुकारने की सोच ही रहा था कि अंधेरा उसे निगल गया। सुबह जब आंख खुली तो उसने देखा उसका पैर बिल्कुल ठीक था, न फ्रैक्चर न चोट। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर शरीर पहले से हल्का लग रहा था। उसने स्टेटस विंडो खोला और जो दिखा उसने उसकी सांसें रोक दी। अब उसके पास मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट के साथ नोविस टीयर स्पीड टैलेंट भी था। फ्यूजन सफल हुआ था। कुछ समय बाद 5th एकेडमी के जंगल में यायान उछलता कूदता घूम रहा था। पेड़ों से छलांग लगाकर टार्जान की तरह उतरता, हवा में लहराते पत्ते को आसानी से पकड़ लेता। अब उसकी हर हरकत में वुल्फ जैसी फुर्ती थी। उसे लगा जैसे वह खुद का नया वर्जन बन गया है। फिर उसने बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक शुरू की, सोचते हुए कि उसकी स्पीड शायद अब मार्शल वॉरियर के बराबर है, मगर ताकत अभी कम है। तभी जीन पीछे से आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू तो बिल्कुल अलग लग रहा है। जीन ने मजाक में पूछा, और ताकत बढ़ानी है क्या? फिर रहस्यमय अंदाज में बोला, मॉन्स्टर ब्लड पीकर देख, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। यायन को पहले यह मजाक लगा, मगर जीन ने बताया कि वह खुद ऐसा कर चुका है और अब वह पहले से कई गुना तेज प्रोग्रेस कर रहा है। यह सुनकर यायन के अंदर शौक की लहर दौड़ गई। क्या सच में मॉन्स्टर का खून इतनी ताकत रखता है? येटी को थोड़ा अफसोस होता है कि उसने सिल्वर मून वुल्फ के खून को हाथ में होते हुए भी नहीं लिया। तभी वह अजीबोगरीब जांग मुस्कुराता है और कहता है कि अगर येटी चाहें तो वह मॉन्स्टर ब्लड पाने का एक तरीका जानता है। येटी तुरंत उत्सुक हो जाता है। जांग बताता है कि लिन्हाई बेस के हायर अप्स ने शहर के बाहर एक नया वाइल्ड जोन खोला है, जहां 5 एकेडमीज की परीक्षा होने वाली है और उस परीक्षा को पास करने का इनाम है मॉन्स्टर ब्लड। येटी जब डेंजर लेवल पूछता है तो जांग बड़ी आसानी से कह देता है कि बहुत लो है। ज्यादातर मॉन्स्टर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, बस कुछ कमजोर डिसेंडेंट्स बचे हैं। यह सुनकर येटी को लगता है कि यह एक अच्छा मौका है। जांग तुरंत उसे अपने एग्जाम स्क्वाड में शामिल होने को कहता है, मगर येटी का चेहरा ऐसे जम जाता है जैसे किसी ने उसे पैरालिसिस स्पेल से मार दिया हो। वह इनकार कर देता है। जांग दुखी होकर कहता है
कि उसने यह टॉप सीक्रेट जानकारी दोस्ती में बताई थी। येटी माफी मांगता है मगर कहता है कि वह अगली बार साथ चलेगा। जैंग उसे कोल्ड हार्टेड कहकर चला जाता है, पर सच्चाई यह थी कि येटी अपनी सीक्रेट एबिलिटी किसी को नहीं दिखा सकता था। एक गलती उसकी जिंदगी बदल सकती थी, इसलिए उसने तय किया कि वह सब अकेले करेगा, मॉन्स्टर ब्लड पाएगा और मार्शल वॉरियर का खिताब हासिल करेगा। एक महीने बाद 5th एकेडमी के मेन ऑफिस में प्रोफेसर गुस्से में पूछता है कि यह खबर किसने लीक की, क्योंकि येटी ने बिना ऑफिशियल इनविटेशन के एग्जाम के लिए नाम दर्ज करवा दिया। येटी शांत स्वर में समझाता है कि वह पहले से मार्शल अप्रेंटिस है, इसलिए उसे पात्रता है। प्रोफेसर झुंझलाकर उसके सामने एक लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट फेंकता है, कहता है अगर मरने से डरता है तो निकल जा, वरना साइन कर। येटी मुस्कुराकर साइन कर देता है और बाहर चला जाता है। प्रोफेसर पीछे से ताना कसता है, ये बच्चे सोचते हैं एग्जाम उनके लिए होते हैं, जल्द ही पछताएगा। अगली सुबह यायू उठती है और भाई को पुकारती है, मगर रसोई से आती खुशबू उसका ध्यान खींच लेती है। मेज पर नाश्ता तैयार रखा है और एक नोट पड़ा है, 3 दिन में लौट आऊंगा, स्कूल का इवेंट है। यायू नोट पढ़ते हुए सोचती है कि आखिर कौन सा इवेंट 3 दिन चलता है, और मन ही मन भाई की सलामती की दुआ करती है। जब येटी एग्जाम स्थान पर पहुंचता है तो चारों ओर 5 एकेडमीज के छात्र भरे पड़े हैं। जोश, उत्साह और मुकाबले की हवा है। तभी मो श्याओ, 1st एकेडमी का अमीर और घमंडी छात्र, अपने बॉडीगार्ड के साथ 5th एकेडमी के छात्रों को देखकर तिरस्कार से कहता है, कचरा अकादमी के निकम्मे लोग। बॉडीगार्ड हंसते हुए बोलता है, क्यों न मॉन्स्टर के साथ इन कमजोर इंसानों का भी शिकार कर लें। जांग बाओ येटी को बताता है कि मो श्याओ मो फैमिली की नई पीढ़ी का सबसे ताकतवर सदस्य है। येटी समझ जाता है कि यह बस एक और घमंडी लड़का है जो अपनी शक्ति पर इतराता है। अचानक एक युवक तलवार म्यान में रखे हुए सीधे 1st एकेडमी के कैंप में चला आता है। उसकी नजरें मो श्याओ पर टिकी हैं। स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं, तू यहाँ कैसे घुस आया? मगर वह लड़का किसी की नहीं सुनता, बस गुस्से में कहता है, मो श्याओ बाहर आ, आज तुझे टुकड़ों में काट दूंगा। मो श्याओ बस मुस्कुराता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह फिर वही पुरानी हार दोहराने वाला है। येटी को यह देखकर दिलचस्पी होती है और वह जांग से पूछता है, ये है कौन? जांग, जो गपशप का राजा है, तुरंत जवाब देता है, वह है ली युन किंग, 2nd एकेडमी का जीनियस, जिसे कभी मो श्याओ ने हराया था। 1st एकेडमी का प्रोफेसर अपने छात्रों पर चिल्लाता है, मूर्खों, चुप रहो, ये लोग मजाक नहीं हैं। मगर येटी को परवाह नहीं, वह मुस्कुराकर ऊंची आवाज में चिल्लाता है, चलो ली युन किंग, उसे दिखा दो उसकी औकात। ली युन किंग थोड़ा हैरान और असहज महसूस करता है, सोचता है, ये अजनबी बंदा कौन है जो मुझे चीर कर रहा है। तभी अधिकारियों को पता चलता है कि 2 राइवल अकादमी के छात्र लड़ने वाले हैं। तुरंत घोषणा होती है कि वाइल्ड जोन के बाहर लड़ाई करने वाला कोई भी छात्र परीक्षा से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मजबूर होकर लाई युन किंग पीछे हट जाता है, मगर जाते जाते वह कसम खाता है, अंदर पहुंचते ही मो श्याओ को नहीं छोड़ूंगा। श्याओ बस मुस्कुराता है, उसकी आंखों में मजाक भरा आत्मविश्वास। फिर ली युन किंग येटी के पास आता है और कहता है, तू काफी हिम्मती है जो मेरे लिए चिल्लाया। वह उसका नाम पूछता है। येटी मुस्कुराकर खुद को टीन बताता है और इस मौके पर युन किंग के टैलेंट्स को स्कैन करता है, लो टियर कल्टीवेशन टैलेंट और मिड टियर सोर्ड टैलेंट। 3 को ये काफी अच्छा लगता है। वह हाथ बढ़ाकर कहता है, तू अगली बार मो श्याओ को हराकर दिखा। युन किंग मुस्कुराता है, हैंडशेक करता है और उसे शुभकामनाएं देता है, लेकिन उसे क्या पता, उसी पल टीन ने सीक्रेटली उसका सोर्ड टैलेंट कॉपी कर लिया। घोषणा होती है, एग्जाम शुरू हो चुका है। 1st एकेडमी के छात्र सबसे पहले अंदर जाते हैं, दौड़ते हुए वाइल्ड जोन में गायब हो जाते हैं। लाई युन किंग अपनी टीम ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि टीन एक छिपे हुए कोने में जाकर कॉपी टैलेंट को फ्यूज करने लगता है। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, तेज बिजली जैसी एनर्जी उसकी नसों में दौड़ जाती है। दर्द भयानक है, लेकिन अब वह पहले से बेहतर संभाल पाता है। कुछ मिनट बाद जब फ्यूजन पूरा होता है, एक इलेक्ट्रिक वेव चारों ओर फैल जाती है। वह तलवार घुमाकर पास के पुराने पेड़ों पर वार करता है। एक ही स्ट्राइक में वे गिर पड़ते हैं। वह दंग रह जाता है। उसका स्टेटस विंडो अब दिखाता है, मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट, नोविस टियर स्पीड टैलेंट और मिड टियर सोर्ड टैलेंट। तभी घोषणा होती है कि पहले 4 एकेडमीज जोन में प्रवेश कर चुकी हैं और अब बारी है 5th एकेडमी की। जंग बाओ और 3 समेत सारे छात्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे वाइल्ड जोन में कदम रखते हैं, छात्र अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। टीन अकेला रास्ते पर आगे बढ़ता है, हर आवाज पर सतर्क। अचानक उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है।
पलटते ही वह देखता है एक विशाल स्नेक मॉन्स्टर उसकी ओर झपट रहा है। तीन हवा में उछलता है, तलवार चमकती है और एक ही वार में दैत्य सांप धराशायी हो जाता है। वह उसका आईबॉल ट्रॉफी के रूप में निकाल लेता है। पहला किल पॉइंट हासिल। तीन समझता है कि ये मॉन्स्टर्स कमजोर हैं, मगर परीक्षा के नियम साफ हैं। जितने ज्यादा बीस्ट्स मारो उतनी ऊंची रैंक और पहला स्थान पाने वाले को इनाम मिलेगा। 3 मिड टियर बीस्ट ब्लड्स और 1 लाख UN। अब टीन की आंखों में एक ही लक्ष्य है, पहला स्थान। वह अपनी स्पीड टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए इमारतों से कूदता हुआ आगे बढ़ता है और तभी देखता है जंग बाओ मॉन्स्टर्स के झुंड में फंसा हुआ है। जांग डर के मारे कांप रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। तभी एक फ्लैंज्ड वुल्फ उसकी ओर झपटता है, लेकिन उससे पहले टियन धनुष उठाता है, एक तीर छोड़ता है और बीस्ट को सटीक वार से मार गिराता है। जांग की आंखें अविश्वास में फैल जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, टीन भाग जा, ये मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक हैं। लेकिन टीन बस हल्का मुस्कुराता है। अगले ही पल उसकी स्पीड और सोर्ड टैलेंट एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। वह हवा में धुंध की तरह लहराता है और एक ही झटके में सारे वुल्व्स को आधे आधे टुकड़ों में काट डालता है। सारे मॉन्स्टर्स नष्ट होने के बाद टीन शांत रहते हुए उनके लाइफलेस शरीरों के बीच खड़ा होता है, बिल्कुल अनफेज्ड। वहीं जांग बस फ्रोजन खड़ा है, जैसे उसने जो देखा वह सच ही नहीं हो रहा। उसका दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। हर चीज अनरियल लग रही है उसे। मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद टीन अपनी तलवार से फ्लैंज्ड वुल्फ का फैंग निकालता है और जांग की ओर देखता है कि क्या उसे इसे रखने में कोई आपत्ति है। लेकिन जांग को कोई कहने का हक नहीं है। आखिरकार ये टीन था जिसने इन्हें मारा, इसलिए इनाम उसके लिए सही है। जांग की थकान देख टीन पूछता है कि क्या वह इस हालत में आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, लेकिन जांग का मन पहले ही बन चुका है। उसने परीक्षा छोड़ने का फैसला कर लिया है। कहना है कि ये बहुत खतरनाक है और सिर्फ भाग्य ही रहा कि वह बिना चोट के बच गया। उसकी पूरी टीम गंभीर रूप से घायल है, इसलिए अब उसकी प्राथमिकता उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है। टीन फिर से आगे बढ़ने से पहले जांग उसे एक रूमर के बारे में चेतावनी देता है। वाइल्ड जोन में एक सूडो बीस्ट मौजूद है। टियन इससे अनजान है। जंग समझाता है कि उसने सुना है कि फर्स्ट एकेडमी का एक ग्रुप एक विशाल स्पॉटेड स्नेक को हंट कर रहा है जो 10 मीटर से भी लंबा है। ये कोई साधारण स्नेक नहीं है, बल्कि सूडो बीस्ट है, आम मॉन्स्टर से ज्यादा ताकतवर और रेयर। इसे मारने का इनाम 500 पॉइंट्स है, शायद सबसे ज्यादा अवेलेबल स्कोर। ये सुनते ही टीन तुरंत जांग से बीस्ट का लोकेशन पूछता है। हिचकिचाते हुए जांग कहता है साउथ ईस्ट में है। बिना समय गंवाए टियन उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। जानता है कि अगर वह ये 500 पॉइंट्स हासिल करता है तो फर्स्ट प्लेस पक्का है। जैसे ही टियन साउथ ईस्ट पहुंचता है, उसे फर्स्ट एकेडमी के छात्र घायल या मृत पड़े दिखाई देते हैं। उसने एरिया स्कैन किया और मैसिव इरप्शन देखी। वह सोर्स की ओर बढ़ता है और रूफटॉप पर चढ़कर एक जाइगेंटिक सूडो बीस्ट को तबाही मचाते देखता है। फर्स्ट एकेडमी के अधिकांश छात्र मो शियाओ सहित बीस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन क्रीचर पूरी तरह अनकंट्रोलेबल है। शियाओ जोर जोर से आदेश दे रहा है, अर्जिंग हिज टीम बीस्ट को हराने और 500 पॉइंट सिक्योर करने के लिए। शियाओ का बॉडीगार्ड क्लोजली फाइट ऑब्जर्व कर रहा है और बीस्ट के थकते ही शियाओ को बताता है कि अब परफेक्ट टाइम है स्ट्राइक करने का। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले हैं, सूडो बीस्ट अपने फ्यूरी में एक थंडरस रोर छोड़ता है, जिससे शॉक वेव्स जमीन पर फैलती हैं। मोहा रोर सुनकर जमीन से किक मारता है और मॉन्स्टर को डील करने के लिए सोर्ड उठाता है। अगले ही पल वह ब्लेड बीस्ट के सिर में घोंपता है और तुरंत खून छिटकता है। अचानक मॉन्स्टर की टेल से पावरफुल ब्लो आता है। मोहा मॉन्स्टर के सिर से गिर जाता है। शियाओ पास के बिल्डिंग के पास गिरता है। वॉल में बड़ा डेंट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद वह हेड उठाता है, खुशी से मुस्कुराता है। 500 पॉइंट्स अब उसके हैं। सूडो बीस्ट अंततः जमीन पर गिर जाता है। पास की रूफटॉप से ये दृश्य देख येटियन देर होने का पछतावा करता है। मोआ अपने बॉडीगार्ड के पास जाता है, जो रिस्पेक्ट में झुककर कंग्रेचुलेट करता है। शियाओ अपनी यूजुअल एरोगेंस के साथ दावा करता है कि अब वह एग्जाम में फर्स्ट प्लेस पर है, लेकिन उसी समय मॉन्स्टर की स्किन कलर बदल जाती है और उसके ब्लड शॉट आईज खुलते हैं। बिना किसी देर के वह जमीन से उठता है और जोरदार रोर करता है। स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं। मॉन्स्टर का गुस्सा अब डबल है। ये अब स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने लगा है। शियाओ विश्वास नहीं कर पा रहा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई।
मॉन्स्टर अचानक स्काई में उठता है और केओस छोड़ते हुए भाग जाता है। तब शियाओ को समझ आता है यह सिर्फ सूडो बीस्ट नहीं था, ये एक फुल फ्लेज्ड मॉन्स्टर था। बाकी सर्वाइविंग स्टूडेंट्स और शियाओ की टीम डिसाइड करते हैं कि अब इसे पकड़ना होगा। मॉन्स्टर्स के लिए 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और कोई भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। उनके अर्लियर अटैक्स ने इसे कमजोर कर दिया है, इसलिए जल्दी पकड़ना जरूरी है। इसी बीच येटी एक बिल्डिंग की रूफटॉप पर खड़ा है, पावरफुल एनर्जी के सर्ज में सराउंडेड, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। कॉपी की गई स्किल्स की वजह से येटी को पता है कि वह शाओ और बाकी सबसे तेज है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 8000 पॉइंट्स वाला मॉन्स्टर अचानक सामने आ जाएगा। बिना समय गंवाए वह पूरी ताकत और स्पीड के साथ अपनी सीमा तक पुश करता है। उसकी ऑरा पहले से भी ज्यादा चमकती है। आंखों में अडिग संकल्प लिए वह स्काई में कूद पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वह विशाल दूरी तय करता है और मॉन्स्टर को पकड़ने की दौड़ में आगे निकल जाता है। कुछ समय बाद विशाल मॉन्स्टर एक ढहती हुई बिल्डिंग की ओर रेंगता है, पीछे से गाढ़ा पर्पल म्यूकस छोड़ते हुए, जैसे छुपने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय येटी सीन पर पहुंचता है और जमीन पर स्मूथली लैंड करता है। वह जल्दी से नोटिस करता है कि फर्स्ट एकेडमी के छात्र अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं और मॉन्स्टर का ताजा म्यूकस देखता है। बिना हिचकिचाए वह झुककर उसे छूता है, यह जांचने के लिए कि मॉन्स्टर ने अभी अभी यहां से गुजरा है। ट्रेल का पालन करते हुए वह रबल बिल्डिंग की ओर बढ़ता है और बाहर रुककर अंदर की मौजूदगी को महसूस करता है। 1000 पॉइंट्स अकेले अपने लिए पाने के विचार से उसकी चेहरे पर ग्रीडी स्माइल फैल जाती है। जैसे ही यायन बिल्डिंग में धीरे धीरे प्रवेश करता है, मॉन्स्टर की तीव्र और तेज दुर्गंध उसे झकझोर देती है, लेकिन वह बिना डर के आगे बढ़ता है। उसकी एनर्जी चारों ओर फैल रही है। अचानक उसकी आंखें शॉक में चौड़ी हो जाती हैं और माथे पर एक ठंडी पसीने की बूंद गिरती है। उसके सामने विशाल मॉन्स्टर खड़ा है, मुंह खुला हुआ, सीलिंग से ड्रिपिंग किसी लिक्विड को पी रहा है। स्रोत एक अजीब शाइनी स्टोन है और गिर रहा लिक्विड सामान्य पानी नहीं है। यायन बिना समय गंवाए अपनी सोड शीथ से निकालता है। 1000 पॉइंट्स पहले पाने और अजीब लिक्विड बाद में देखने का विचार करके स्मर्क करता है। आंखों में जलती डिटर्मिनेशन लिए वह मॉन्स्टर की ओर चार्ज करता है, लेकिन बीस्ट उसे महसूस कर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वह अनएक्सपेक्टेड स्पीड से हाई जंप करता है, यायन को ऑफ गार्ड कर देता है। यायन डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से जमीन में पावरफुल शॉकवेव मारता है, जिससे वह पीछे धक्का खा जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह तेजी से अपने बो को पकड़ता है और पलक झपकते ही 3 एरोज नॉक्स कर मॉन्स्टर की ओर फेंक देता है। 2 एरोज सीधे मॉन्स्टर की आंखों में लगती है और रक्त तुरंत फूटता है। बीस्ट दर्द और एगनी में हाउल्स करता है। सोड कसकर पकड़ते हुए यायन फिर से मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है और वार करता है। उस स्टैब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि यायन के हाथ भी हिल रहे हैं। वह मॉन्स्टर के शरीर पर लगातार सोड से वार करता है। मॉन्स्टर अपने दर्द में राइदिंग करता है और उसका ब्लड चारों ओर छिटकता है। विशाल मॉन्स्टर जमीन पर गिरने से पहले येटिन पहले ही उसके शरीर से कूद चुका है। लड़ाई खत्म होते ही येटिन विकेडली स्माइल करता है और राहत की सांस लेता है, स्वीकार करते हुए कि अगर मोआ और उसकी टीम पहले मॉन्स्टर को कमजोर नहीं करती तो वह इसे मार ही नहीं पाता। अब उसका फोकस उस लिक्विड की ओर जाता है, यह सोचते हुए कि यह क्या हो सकता है। मॉन्स्टर उसके लिए आया था तो यह किसी ट्रेजर जैसा होना चाहिए। बिना और सोच विचार किए वह ड्रिपिंग लिक्विड को अपने फ्लास्क में इकट्ठा करता है, बाद में जांचने के लिए। साथ ही येटी मॉन्स्टर की एक आईबॉल सोड से निकाल लेता है, किल का प्रूफ देने के लिए, और मॉन्स्टर के हार्ट का ब्लड भी इकट्ठा करता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है। जब ड्रॉप्स फ्लास्क का आधा भर देते हैं, येटी सोचता है कि यह काफी है। एक आखिरी बार वह सीलिंग पर पड़े स्टोन को देखता है। मन में आता है कि मोसा का ध्यान इसके ऊपर न जाए, इसलिए बिना सेकंड थॉट्स के वह रूफ से रॉक काटकर बैग में रख देता है। इतना सब कर लेने के बाद येटियन डिसाइड करता है कि अब वह संतुष्ट है। इन सब चीजों के साथ फर्स्ट प्लेस पक्का है। कुछ समय बाद फर्स्ट एकेडमी के छात्र सीन पर पहुंचते हैं और मॉन्स्टर को डेड पाते हैं। जैसे ही वे बॉडी एग्जामिन करते हैं, पैनिक फैलता है। एक आई बॉल गायब है और मॉन्स्टर का हार्ट पूरी तरह से ड्रेन्ड है। मोहा का बॉडीगार्ड सीन देखकर स्टन्ड रह गया। वो अपने मास्टर की तरफ मुड़ा और पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि सामने जो बचे हैं वो सिर्फ लाइफलेस कॉर्प्स हैं जिनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची। शियाओ के फिस्ट्स गूंज रहे थे, दांत ग्राइंड कर रहे थे और उसका चेहरा क्रिम्सन रेज से भर गया। वो जानना चाहता था कि किसने उसका 1000 पॉइंट ट्रॉफी चुराया। उसने कसम खाई जो भी इसका थीफ होगा उसे ढूंढकर तबाह करेगा।
बावजूद इसके शियाओ उसी बिल्डिंग में छिपा रहा, फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स को चुपचाप ऑब्जर्व करते हुए। बारिश की बूंदें स्टेडली गिर रही थीं और शियाओ ऊपर से सब देख रहा था। फिर उसने देखा कि एक ग्रुप बिल्डिंग छोड़कर जा रहा है। एक आदमी ने मोहा से सजेस्ट किया कि पॉइंट्स चुराने वाला शायद अंदर गया होगा। शियाओ ने तुरंत आदेश दिया, हर किसी को सर्च करो। उसने साफ कहा कि थीफ को किसी भी हाल में पकड़ना है, कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। यिन सब सुन रहा था और समझ गया कि उसे अभी लो प्रोफाइल रहना होगा, नहीं तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। सोच में डूबा वह टॉल हाफ रूइंड बिल्डिंग्स के बीच एयर में लीप करता हुआ आगे बढ़ा। सून सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मोहा सच जान जाएंगे। यिन ने फाइनली एक सेफ शेल्टर स्पॉट देखा और वहां लैंड किया। उसने बैग खोला और मॉन्स्टर ब्लड का अध्ययन किया, सोचते हुए कि इसे पीने से कितनी ताकत मिल सकती है। बिना हेजिटेशन उसने गल्प कर लिया। टेस्ट डिस्गस्टिंग था, लेकिन यिन के लिए अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता। उसकी माइंड में उसकी बहन की स्कूल की चिंता चल रही थी और इसी बीच शरीर में एनर्जी सर्ज हुआ। उसकी कल्टीवेशन स्पीड लगभग 4 गुना तेज हो गई। उसने समझा यही कारण था कि चिनोंग और बाकी इतने जल्दी स्ट्रांग हो रहे थे। 3 दिन बाद एकेडमी का एग्जामिनर सबके पॉइंट्स रिकॉर्ड करना शुरू करता है। ली यूनिंग कॉन्फिडेंटली स्टेप करता है, प्राउड लुक के साथ एग्जामिनर से अपने स्कोर अनाउंस करने को कहता है। उसके पॉइंट्स हैं विनन 95, जिसे वो सॉलिड मानता है। कई स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड होकर नॉड करते हैं। तभी मोहा और उसका बॉडीगार्ड आते हैं। शियाओ ने स्मग ग्रिन के साथ लो स्कोर्स को मॉक किया, फिर विकेट स्माइल देते हुए उसने एग्जामिनर को अपनी बैग दी। जब एग्जामिनर ने अनाउंस किया 427 पॉइंट्स, अरीना केओस में बदल गया। लिन युनकिंग जेलसी में चिल्लाई कि मो शियाओ ने पॉइंट्स चुराए। बाकी स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड थे और कंग्रेचुलेट करने लगे। शियाओ का एक्सप्रेशन डार्क हुआ। रियल हाईएस्ट स्कोर तो 1000 होना चाहिए था, क्योंकि अब तक कोई नहीं आया। एग्जामिनर ने कंक्लूड किया कि जो स्टूडेंट्स वापस नहीं आए वो डेड होंगे। इस हिसाब से मो शाओबे को फर्स्ट प्लेस मिलनी चाहिए। जैसे ही डिसीजन फाइनल होने लगा, फुटस्टेप्स की आवाज एरिया में गूंजी। सभी स्टूडेंट्स और एग्जामिनर सोर्स की तरफ मुड़े। डिस्टेंस से उन्होंने देखा एक शैडोई फिगर अप्रोच कर रहा है। क्यूरियोसिटी और टेंशन का माहौल बन गया। फिगर रिवील्ड हुआ, यानी वो कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर के पास गया और बैग सौंपा, जिसमें मॉन्स्टर आईबॉल्स थे। एग्जामिनर स्टंड रह गया और अनाउंस किया 1163 पॉइंट्स, यानी इस साल का टॉप स्कोरर बन गया। रिवॉर्ड में उसे 3 बॉटल्स मॉन्स्टर ब्लड और 100,000 विन इन कैश मिले। फ्रेंड्स खुशी से चीयर करने लगे। लाई युनकिंग डिसबिलीफ में खड़ा रहा। कैसे इस बच्चे ने लेजेंडरी विक्ट्री हासिल की? मीनवाइल मोहा ने टीथ ग्रिट किया, रियलाइजिंग उसने पब्लिकली ओवरशैडो हो गया। सबसे बुरा विनर 5th एकेडमी का स्टूडेंट था। आंखों में क्वाइट फ्यूरी लिए उसने बॉडीगार्ड को सिग्नल दिया कि यानी के बारे में सब कुछ जानो। जोंग बाओ मीनवाइल 1st एकेडमी के स्टूडेंट्स के सामने गर्व से बीम कर रहा था। वो फ्लेक्स कर रहा था और ब्रैग कर रहा था कि उसका फ्रेंड ने सच में कुछ लेजेंडरी कर दिखाया। अरीना में टेंशन, जेलसी और ऑ का परफेक्ट मिक्स बन गया था। दूसरी तरफ 5th एकेडमी के प्रोफेसर खुशी से दूर थे। उन्हें चिंता थी कि यातियन ने अब मो क्लैन जैसी पावरफुल फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। वो जानते थे कि इस जीत का प्राइस भारी पड़ सकता है। बाद में टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स यायन, शियाओबे और लिन युनकिंग फोटोज खिंचवाकर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफिशियली कंप्लीट कर लेते हैं। पोडियम पर खड़े होकर शियाओ यायन को बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम में हिम्मत है मेरी चीज चुराने की। लेकिन टेंशन बढ़ने से पहले लिन युनिंग बीच में आता है और यायन की डिफेंड करता है। शियाओ की तरह ही येटी ने अपने पॉइंट्स अपनी स्किल से हासिल किए। अपनी प्राइड क्लिंग करते हुए शियाओ क्लेम करता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। यायन तुरंत चैलेंज करता है, जब चाहे लड़ाई कर देख लें कौन डिजर्विंग है। यायन जानता था जब पॉलिटिकली या पावरफुली कनेक्टेड लोग टारगेट बनाते हैं तो भागना कोई विकल्प नहीं, ऑप्शन सिर्फ इतना है कि इतनी ताकतवर बनो कि कोई चैलेंज भी न करे। 3 दिन बाद येटी फाइनली घर लौटता है। यायू दौड़ती है और हग करती है, जांचती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी। वो रिलीव्ड होती है कि वह ठीक है, यानी फिर उसे बड़ी रकम का चौंकाने वाला गिफ्ट देता है, उसकी पढ़ाई और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। उनका प्लेफुल मोमेंट तभी इंटरप्ट होता है जब येटी मिस्टीरियस बुक निकालता है, इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स। यायू उत्सुक होकर उसके पास बैठती है और पन्ने पलटते हुए येडियान को वही स्टोन दिखाई देता है जिसे उसने हंट के दौरान सीलिंग पर देखा था। स्टोन का नाम टेराकोर एलिक्सर है, रेयर सब्सटेंस जो नेचुरल टैलेंट बूस्ट करता है, खासकर
लो और मिड टीयर कल्टीवेटर्स के लिए। बुक में रेयर टर्मोर्शियल स्टोन्स का भी मेंशन है जो हाई टीयर टैलेंट्स को एनहांस कर सकते हैं। येटी को रियलाइजेशन होता है मॉन्स्टर ने खुद को मजबूत बनाने के लिए टेराकोर एलिक्सर इस्तेमाल किया और अब वो अनजाने में इस रेयर ट्रेजर को अपने पास ले आया है। यायू उसे छोटा फ्लास्क में दे देती है लेकिन येटी उसे खुद पीने की जरूरत नहीं समझता। वो स्मर्क करता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है मजबूत बनने की। यायू शॉक्ड है। दोनों सिबलिंग्स लाउंज में बैठे हैं पर यह सब उसके लिए समझ से बाहर है। वह मना करती है मैंने अपनी टैलेंट भी अवेकन नहीं की, ये वेस्ट हो जाएगा। स्टेटस विंडो में उसकी कल्टीवेशन टैलेंट लो टीयर और फर्स्ट टैलेंट नॉविस टीयर शो करता है। लो टीयर टैलेंट होने के कारण टेराकोर एलिक्सर पीने पर डेफिनेट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। येटी नहीं जानता कि इंप्रूवमेंट कितना बड़ा होगा। यायू सजेस्ट करती है कि इसे बेच दें लेकिन येटी उसकी डम सजेशन इग्नोर करता है। बुक को फिर से फ्लिप करते हुए उसे पता चलता है कि जिस जगह से एलिक्सर मिला वहां शायद रेयर टेरियल स्टोन भी था। अब जब उसने वो जगह डिस्ट्रॉय कर दी है उसे रिग्रेट होता है। वर्ड फैलने पर बायर्स यकीन नहीं करेंगे कि उसके पास स्टोन नहीं है और शायद उसके पीछे पड़ जाएंगे। यायू स्टन्ड है, कहती है कंप्लीट वेस्ट अवॉइड करने के लिए येटी जल्दी से एलिक्सर उठाता है और बिना प्रोटेस्ट के उसका मुंह खोलकर उसे पीने पर मजबूर कर देता है। यायू ग्रंट्स और कॉफ करती है पर वार्म कंफर्टेबल फीलिंग फैलती है। स्टेटस चेक करने पर भी टैलेंट लो टीयर दिखता है। येटी सोचता है कि बुक गलत हो सकता है। यायू स्लीपी महसूस करती है और रेस्ट करने लेट जाती है। येटी थोड़ा इंतजार करता है, सोचता है शायद एलिक्सर अभी प्रभाव नहीं दिखा रहा। लगभग 1 घंटे बाद यायू फास्ट अस्लीप है और येटी उसी लाउंज की टेबल पर पास बैठा है। अचानक यायू से स्ट्रॉन्ग वेव्स ऑफ टैलेंट ऑरा रेडिएट होने लगती हैं। येटी तुरंत स्टेटस विंडो चेक करता है और स्टन्ड रह जाता है। उसकी कल्टीवेशन टैलेंट मिड टीयर में जंप कर गई है, फुल 2 टीयर्स का इंक्रीज। मिड टीयर कल्टीवेशन टैलेंट और रेयर फ्रॉस्ट टैलेंट कंबाइन होकर येटी को सर्टेनिटी हो जाती है। यायू फ्यूचर में टॉप रैंकिंग मार्शल वॉरियर बनने की फुल पोटेंशियल रखती है। ये रियलाइजेशन यायेन की डिटर्मिनेशन को और तेज कर देता है। शाओ के बारे में सोचते हुए वो साइलेंटली चैलेंज करता है, ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि येटियन कभी भी हार मानने वाला नहीं। बाद में अपने कमरे में यायेन फिर से मॉन्स्टर ब्लड पी रहा है। उसका स्वाद अब तक का सबसे भयानक था, पहले से भी बदतर। फ्लेवर के डर को ऑफसेट करने के लिए वो पीनट्स मंच करता है और सोचता है कि इससे उसकी कल्टीवेशन स्पीड कितनी बढ़ेगी। सरप्राइज में वो देखता है कि स्पीड अब नॉर्मल रेट का 8 गुना बढ़ रही है। मिड रैंक मॉन्स्टर ब्लड का असर देखकर वह अमेज्ड है। अगर पास पर्याप्त बॉटल्स होती तो 1 महीने में मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर सकता था। दुर्भाग्य से उसके पास सिर्फ 2 बॉटल्स बची हैं। अब वो सोचता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। 10 दिन बाद 5th एकेडमी के जंगलों में यायेन शांतिपूर्वक मेडिटेशन कर रहा है। पावर्स धीरे धीरे सर्कुलेट हो रही हैं। तभी जांग बाओ पैनिक में दौड़ते हुए आता है। सांस फूलती है और डर से फुल वो बताता है कि मो शाओबे ने सिक्लूडेड ट्रेनिंग शुरू कर दी है और मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला है। यायेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। चिंता करने के बजाय वो डिसअपॉइंटेड है कि शाओ ने अभी तक चैलेंज नहीं किया। यायेन पहले ही शाओ की टैलेंट देख चुका है। मिड टीयर कल्टीवेशन तो ब्रेक थ्रू में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। जांगबाओ उसे गंभीरता समझाने की कोशिश करता है। शाओ एक पावरफुल फैमिली से है और सिर्फ 3 बॉटल्स मॉन्स्टर ब्लड काफी नहीं होंगे। ड्रामेटिक्स में जांग प्रॉमिसेस करता है कि वह यायेन का कॉर्प्स कलेक्ट करेगा और यायू की भी देखभाल करेगा। यायेन इस नॉनसेंस को इग्नोर करता है और लो रैंक मॉन्स्टर ब्लड और मॉन्स्टर हार्ट ब्लड पर फोकस करता है। इसके साथ वह एडवांस्ड मार्शल अप्रेंटिस तक पहुंच सकता है। मार्शल वॉरियर रेल्म से बस 1 स्टेप नीचे। अगले हिस्से में एमओ एस्टेट में ग्रैंड कासल के स्टील गेट्स धड़ाम से खुलते हैं। दूर से एक पावरफुल फिगर की शैडो उभरती है, मो शाओबे। उसका बॉडीगार्ड तुरंत रिस्पेक्ट में झुकता है और कंग्रेचुलेट करता है कि उसने मार्शल वॉरियर रेल्म में एडवांस कर लिया। मो शाओबे अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड है। स्ट्रॉन्ग कमांडिंग एनर्जी उसके आसपास फैली हुई है। इसका मतलब है कि यायेन के लिए अब चीजें पहले से कहीं ज्यादा टफ होने वाली हैं। हॉल में श्याओ सर्वेंट्स की सहायता में काल्म दिख रहा है। इसी बीच
मोइन, लिन्हाई बेस के इलीट मार्शल वॉरियर और मो शियाओ का फादर, कमरे में एंटर करता है। मोइन खुश है कि उसका बेटा सिक्लूडेड ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है और मार्शल वॉरियर बन गया। शियाओ अब मजबूत और कॉन्फिडेंट है। वो फादर को अश्योर करता है कि मो फैमिली का नाम कभी डिसऑनर नहीं होगा। मोइन उसे बताता है कि फैमिली का एंसेस्टर उसे पर्सनल रिवॉर्ड देगा। शियाओ तुरंत नील कर हार्टफेल्ट थैंक्स देता है। मोइन उसे ज्यादा देर नील नहीं करने देता और जेंटली ऑर्डर्स करता है कि वह अपनी पसंद के फूड और ड्रिंक्स एंजॉय करे। मोइन के जाने के बाद शियाओ का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो बॉडीगार्ड से पूछता है कि सिक्लूडेड ट्रेनिंग से पहले जो टास्क असाइन किया था क्या पूरा हुआ। बॉडीगार्ड इन्फॉर्म्स करता है कि येटियन के पास पेरेंट्स, फैमिली टाइज या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल बैकिंग नहीं है। इसका मतलब है कि शियाओ उसे किसी भी तरह डील कर सकता है। एनिमी की प्रोटेक्शन न होने की खबर सुनते ही शियाओ तय करता है कि अब गेम खत्म करने का समय आ गया है। वो इसे एंटरटेनिंग तरीके से करने की योजना बनाता है। यायन को वीक मानते हुए शियाओ बॉडीगार्ड को उसके असैसिनेशन की अरेंजमेंट करने का आदेश देता है। बॉडीगार्ड वार्न करता है कि उनकी टेरिटरी में मर्डर कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, लेकिन शियाओ इंसिस्ट्स करता है डिस्क्रीटली शैडो असैसिन का यूज किया जाए। बॉडीगार्ड हेजिटेट करता है, नोटिंग कि हायरिंग शैडो असैसिन कम से कम 1 मिलियन यूएन खर्च होगा और शायद वर्थ न हो। शियाओ का डिटर्मिनेशन और रूथलेस प्लानिंग इस कहानी में अब एक नया टर्निंग पॉइंट ला रही है। शियाओ अपने रीजनिंग को स्पष्ट करता है। लिन्हाई बेस में सिर्फ कुछ इलीट फैमिलीज ही कंट्रोल करती हैं। इसी बीच 5th एकेडमी के जंगल में येटियन कई घंटों से ट्रेनिंग कर रहा है। उसके चारों ओर एक मजबूत ऑरा मंडरा रही है। जैसे ही उसे बारिश का एहसास होता है, वो घर लौटने का फैसला करता है। बारिश में चलते हुए अचानक उसे पास में किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। स्टेटस विंडो खोलकर देखता है, लाई कुन, शैडो टैलेंट वाला। आगे प्रोसेसिंग करने से पहले ही लाई कुन पास की रूफटॉप से छलांग लगाकर सोर्ड से अटैक करता है। येटियन नैरोली डॉज करता है और पूछता है कि वह कौन है। लाई कुन का सिनिस्टर ग्रिन और ब्लडशॉट आईज उसके दांतों में रेड डैगर के साथ येटियन को डर और कंफ्यूजन में डालते हैं। पहले उसे शक होता है कि ये मो शाओ का असैसिन हो सकता है, लेकिन वो लॉजिक सही नहीं बैठता। शाओ पहले ही ओपन फाइट के लिए स्ट्रांग है, तो ऐसी स्नीक अटैक क्यों? कंफ्यूजन के बीच लायन हाई जंप करता है, डैगर पॉइंटेड फॉरवर्ड। येटियन जल्दी से सोर्ड रेज कर ब्लॉक करता है, जंप बैक करता है, पर ली कुन गायब हो चुका होता है। यायन समझ जाता है कि शैडो टैलेंट ओपोनेंट को इनविजिबल बनाना अलाउ करता है। जैसे ही वह मुड़ता है, लाई कुन पीछे से ब्लेड एम्ड एट हेड अटैक करता है। स्पीड स्किल की मदद से येटियन नैरोली डॉज करता है। फेल्ड स्नीक अटैक लाई कुन को फ्रस्ट्रेट करता है। अब येटियन डिफेंसिव मोड छोड़ देता है। नैरो एली में वो स्टैंड करता है, पूरी तरह ओपोनेंट की एनर्जी सेंस करने पर फोकस करता है। एनर्जी में शिफ्ट महसूस करते ही सोर्ड स्विंग करता है। लाई कुन का बॉडी हवा में उछलता है और जमीन पर गिरते ही मुंह से ब्लड गश होती है। लाई कुन स्टन्ड और डिसबिलीविंग है कि यायन, जो इलीट मार्शल वॉरियर भी नहीं है, उसने उसकी शैडो टैलेंट कैसे देख ली। क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन में ली कुन जवाब मांगता है, लेकिन यायन काल्म रहता है। धीरे धीरे उसकी तरफ वॉक करता है और क्वेश्चन वापस थ्रो करता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो पहले अपनी आइडेंटिटी रिवील करो। ली कुन स्मर्क करते हुए वेपन रीच करता है और टॉन्ट करता है कि सिर्फ तभी बताएगा जब येटियन की लास्ट ब्रेथ आए। फ्लैश में अटैक करता है। येटियन जंप करके डॉज करता है और जैसे ही ग्राउंड टच करता है, इनक्रेडिबल स्पीड से फॉरवर्ड लॉन्च करता है। सोर्ड सीधे लाई कुन के बॉडी में पियर्स करता है। लाई कुन डाइंग लाफ में येटियन की ताकत की तारीफ करता है और कन्फेस करता है, मोआ बे ने हायर किया था। येटियन क्राउच करता है, डार्क एनर्जी स्ट्रीम्स को टच करता है और लाई कुन की शैडो टैलेंट कॉपी कर लेता है। एनर्जी सर्ज उसके शरीर में फैलती है और स्टेटस विंडो कंफर्म करता है। मिड टियर कल्टीवेशन टैलेंट और ब्लेड टैलेंट, दोनों स्पीड और शैडो टैलेंट्स नॉविस टियर में। बारिश अभी भी जोर से गिर रही है। लाइटनिंग डार्क क्लाउड्स को चीर रही है और ब्लड लाई कुन के लाइफलेस फेस पर। येटियन पास के स्टोन्स उठाकर उसकी बॉडी को दफन करता है। इस बीच उसकी सोच में एक विचार आता है, एक व्यक्ति पत्ते जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए जो हवा और बारिश में हेल्पलेसली उड़ती है।
चलते हुए वह एक लीफ को ड्रिफ्ट करते हुए देखता है, उसे हाथ में पकड़ता है और साइलेंट प्रॉमिस करता है वो अब पत्ती नहीं बल्कि हवा और बारिश जैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। जंगल को पीछे छोड़ते ही टीन घर लौटता है और शहर के ऊपर गहरे बादल मंडरा रहे हैं। गर्म शावर के बाद कपड़े सुखाकर वह लाउंज में सोफा पर बैठता है, लंबी राहत की सांस लेते हुए। लीकुन की सारी चीजें उसके पास हैं, उसके हथियार भी। ट्विन ब्लेड्स उठाते ही टीन समझ जाता है कि ये प्राइमोडियल वेपन्स हैं, उसकी खुद की टूट चुकी सोर्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ल्यून के पास एक गोल्ड कार्ड 1 मिलियन यूएन और सिल्वर कार्ड 1,000 यूएन भी है, कुल 3.5 मिलियन यूएन। बिना सेकंड थॉट के टीन उन्हें अपनी वॉलेट में रखता है, सोचते हुए कि शियाओ ने जो पैसा उसके लिए खर्च किया अब उसका फायदा उसी को होगा। आइटम्स में एक बुक भी मिलता है, शैडो ब्लेड, ब्रॉन्ज रैंक ब्लेड स्किल। आंखों में चमक लिए वह इसे अपने आर्सनल में जोड़ता है। बुक खोलते ही पता चलता है कि यह वही स्किल है जिसकी उसे जरूरत थी। ब्लेड स्किल्स उसके ब्लेड टैलेंट की फुल पोटेंशियल अनलॉक करने में मदद करेंगी। तुरंत बेडरूम में जाता है, दरवाजा जोर से बंद करता है और बेड पर बैठकर ट्रेनिंग शुरू करने की तैयारी करता है। लेकिन तभी उसे याद आता है यायू अभी घर नहीं आई। पैनिक की लहर दौड़ती है और वह तुरंत लिविंग रूम में भागता है। अगर मोशाबे के पास इतनी जानकारी थी कि उसने उसे मारने के लिए असैसिन भेजा तो यायू भी खतरे में हो सकती है। बिना सेकंड थॉट के टीन बैल्कनी से छलांग लगाता है, रूफटॉप से रूफटॉप भागता है, दिल धड़क रहा और प्रार्थना करता है कि उसकी बहन सुरक्षित रहे। डाउनटाउन के एक रेगुलर मिडिल स्कूल में पहुंचकर वह स्कूल यार्ड में फ्रैंटिक सर्च करता है। मार्शल वॉरियर्स को वहां परेशानी नहीं देने की पाबंदी है, लेकिन टीन जानता है कि श्याओ बे रूल्स को केयर नहीं करेगा। अचानक उसे पीछे से कुछ छूता है, आवाज आती है, मूव मत करो। इंस्टिंक्ट से टीन स्पिन करता है, रेडी टू काउंटर, पर सामने यायू खड़ी होती है, अम्ब्रेला पकड़े, मुस्कुराती हुई। वह बताती है कि क्लास के बाद क्लीन अप ड्यूटी में लगी थी और अनअवेयर थी कि टीन पैनिक में था। सड़क पर घर लौटते हुए यायू देखती है कि उसका भाई पूरी तरह सोक्ड, बेयरफुट और बिना अम्ब्रेला है। कंसर्न्ड होकर पूछती है, पर टीन वेग एक्सक्यूज देता है। साइडवॉक पर चलते हुए स्लीक ब्लैक टिंटेड कार रोड साइड पर आइडल है। अंदर मोहाबे चुपचाप बैठा है, दांत पीसते हुए, आंखें टीन पर टिकी हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि टारगेट अभी तक अलाइव और अनहार्म्ड क्यों है। यायू को उसके बगल में कैजुअली वॉकिंग देखकर रेज और बढ़ जाता है। रास्ते में दोनों सॉसेज शॉप पर रुकते हैं। ऑर्डर रेडी होते ही वेदर एंजॉय करते हुए स्ट्रोल करते हैं। टियन कैजुअली पूछता है कि डिनर में क्या चाहिए और यायू उसका सिग्नेचर डिश बॉइल्ड मीट स्लाइसेस मांगती है। वही ब्लैक टिंटेड कार अब भी उन्हें फॉलो कर रहा है। टियन इसे नोटिस करता है, लेकिन यायू को कोई सस्पिशन नहीं होने देता। सुरक्षित घर पहुंचते हैं, पर टियन कार पर निगरानी रखता है। अंदर यायू उसे डिनर टेबल सेट करने के लिए बुलाती है। 3 दिन बीतते हैं, आसमान साफ है, पर स्टॉकिंग जारी है। यायू क्लास में फोकस करती है, जबकि टियन नियर बाय रूफटॉप से उसे प्रोटेक्ट करता है। वही ब्लैक टिंटेड कार स्कूल के बाहर है और उसकी बहन पर एनिमी का निशाना देखकर उसे गुस्सा आता है। कार जैसे ही चलती है, टीन तुरंत फॉलो करता है। मैजिक समन कर बिल्डिंग्स के बीच से स्विफ्ट लीप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां कार रुकी है। कंस्ट्रक्शन क्रेन की टॉप पर चुपके से लैंड करते हुए टीन बेहतर व्यू के लिए वॉच करता है। कार से कोई निकलता है और बिल्डिंग में चला जाता है। जब टीन ने ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान लिया, ये वही एनिमी है। अंदर ब्लड से सना फ्लोर और बाउंसर किसी आदमी को बेरहम पिट रहा है, जो मर्सी मांगते हुए कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर जैसे ही पर्याप्त पैसा इकट्ठा करेगा लौट आएगा। वह डेस्परेटली प्रार्थना करता है कि शिया उसे जाने दे। वॉल से कैजुअली लीनिंग शिया कोल्डली धमकी देता है, अगर आज डेट नहीं चुकाया तो डबल कर दूंगा। आदमी घुटनों पर गिरकर समझाता है कि इंटरेस्ट अनबेरेबल है, उसके पास बुजुर्ग माता पिता और बच्चे हैं, इसलिए आज पे करना असंभव है। शियाओ जवाब देने से पहले उसका मेन बॉडीगार्ड आता है और शियाओ शैडो असैसिन की खबर मांगता है। बॉडीगार्ड रिपोर्ट करता है कि असैसिन गायब है, पर वह दूसरे कॉन्टैक्ट से रीच करने की कोशिश करेगा। टाइन को अब पूरा कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट शियाओ ने ऑर्केस्ट्रेट किया। फ्रस्ट्रेशन बढ़ते ही शिया गरीब आदमी को मारता है और आदेश देता है कि बॉडी डिस्पोज कर दी जाए। शिया बॉडीगार्ड से पूछता है कि टीएन की बहन के लिए क्या प्लान है। बॉडीगार्ड बताता है कि टास्क अब रिसेंटली रिलीज्ड फ्रेंड को सौंपा जाएगा। शिया खुद आगे बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन में पंच मारकर बॉडीगार्ड को गिरा देता है, कहता है कि ड्यूटी फेल करने की पनिशमेंट है। इस बीच टीन अपने प्राइमोर्डियल वेपन समन करता है और पीछे से शाओ पर हमला करता है। समय पर शाओ मुड़ता है, एक पल के लिए फियर
उसके चेहरे पर फ्लैश करता है। ब्लेड हवा में स्ट्रीक करती है, शाओ डॉज करता है पर ब्लड बर्स्ट होता है क्योंकि टीन की स्ट्राइक मार्क पर लगी। टीन विकेट ग्रिन के साथ खड़ा है। बॉडीगार्ड शॉक में इकट्ठे होते हैं, रियलाइजिंग मास्टर मारा गया। क्लोजेस्ट बॉडीगार्ड सोचता है कि शैडो असैसिन स्किल से बॉडी हाइड की गई और लाई कुन हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर की ईरी साइलेंस के बाद ये टियन शैडो से निकलता है। ब्लेड्स वाइड स्प्रेड, गार्ड्स डर से फ्ली करते हैं, सिर्फ मेन बॉडीगार्ड बचता है। वह कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि शैडो टैलेंट कैसे पाया। टीन इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। आदमी जोर से चिल्लाता है, जानता है कि टीन लो टियर ट्रैश है। पूछता है कि कैसे उसने यंग मास्टर को सिंगल स्ट्राइक में मार दिया और लाई कुन कहाँ है। टीन बिना जवाब दिए एयर में लीप करता है और प्रिसीजन के साथ उसकी थ्रोट स्लाइस करता है। काल्मली वह अपने ब्लेड से ब्लड वाइप करता है। शैडो असैसिन सिंबल वाला हैंडकरचिफ बॉडीज पर फेंक देता है। वॉक करते हुए पीछे ग्लांस करता है और कोल्डली कहता है कि वह क्लूलेस शीप नहीं है और जिसने रॉन्ग गाय चुन लिया उसकी खुद की गलती है। 1 घंटे बाद मोएन और उसकी टीम सीन पर पहुंचती है। उनके आंखों में रेज और फ्यूरी है, केवल सन के किलर को ढूंढने पर फोकस। इन्वेस्टिगेशन में किसी ने हैंडकरचिफ देखा, शैडो असैसिन का सिंबल। सभी कंफर्म होते हैं कि श्याओ और उसके मेन की डेथ्स में शैडो असैसिन शामिल था। एल्डर मो लिन्हाई बेस के प्रेस्टिजियस मो फैमिली के ग्रैंड एल्डर सीन पर आता है। मोएन उसके सामने गिरता है सॉबिंग, पर एल्डर मो काम रहता है, कहता है कि प्रॉपर तरीके से बात करो। मोएन ग्रीफ में और भी ओवरवेल्म्ड है, रोक नहीं पा रहा। मोएन अपने बेटे की मौत पर शोक मनाता है, सोचते हुए कि श्याओ में मार्शल वॉरियर बनने की अपार पोटेंशियल थी, शायद वही जो उनके परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाता। दुख में उलझते हुए वह ग्रैंड एल्डर को बताता है कि श्याओ अभी मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर ही आया था और हाल ही में अपनी सेलिब्रेटरी बैंक्वेट में शामिल हुआ था, लेकिन अब उसे इतनी ब्रूटल एंड मिली। ग्रैंड एल्डर मानते हैं कि श्याओ में इमेंस पोटेंशियल था और वह उनके बाद परिवार का दूसरा ग्रेट मार्शल वॉरियर बन सकता था, लेकिन यह ट्रेजेडी पूरी तरह से परिवार का भविष्य बदल देती है। मोएन हैंडकरचीफ को ग्रैंड एल्डर को सौंपता है और बेटे की मौत का बदला लेने की गुजारिश करता है। ग्रैंड एल्डर हैंडकरचीफ को एग्जामिन करता है और तुरंत पहचान लेता है कि यह शैडो असैसिन का है। उसे शक होता है कि लिन्हाई बेस के कुछ परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि केवल वही इतनी डिस्क्रीटली एक डेंजरस किलर हायर कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह करीब से देखता है, उसकी आंखें सरप्राइज में नैरो हो जाती हैं। हैंडकरचीफ पर फेंट ट्रेसेस ऑफ आयरन फैंग नजर आते हैं, जो उसे इंस्टेंटली स्टार्टल्ड कर देते हैं। स्कूल में जांग बाओ तियन को आयरन फैंग बेस की ताकत के बारे में बताता है, जो लिन्हाई बेस से एविडेंटली स्ट्रॉन्गर है। वह बताते हुए कि मो श्याओ को मार्शल वॉरियर ब्रेक थ्रू के तुरंत बाद मारा गया था। तियन शांत रहता है और उसके चेहरे पर छिपा ग्रिन बेयरली दिखाई देता है। जांग बाओ धीरे से कहता है कि टीन लकी है कि उसे मारा नहीं गया, क्योंकि श्याओ उसकी सुरक्षा खुद लेने वाला था। चुपचाप सुनते हुए टीन सोच में पड़ जाता है कि उसने ही ली कुन का हैंडकरचीफ क्राइम सीन पर रखा था, जिस पर शैडो लिखा था, ताकि सस्पिशन खुद से हट सके। पर अब ग्रैंड एल्डर ने उस सेम क्लॉथ पर आयरन फैंग बेस का सिंबल देख लिया। टीन अब अनसर्टन है कि क्या उसने गलती से आयरन फैंग का हिडन प्लॉट एक्सपोज कर दिया या एल्डर पॉलिटिकल गेन के लिए इसे ट्विस्ट कर रहे हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे टीन उठता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। तभी उसकी बहन यायू परेशान होकर पूछती है कि इतनी सुबह वह कहाँ जा रहा है। टीन उसे बताता है कि वह वाइल्ड जोन जाकर ट्रेनिंग करने वाला है। यायू फ्राउन करती है, अपसेट कि वह अभी अभी लौटे हैं और फिर से जा रहे हैं। वह पीछे से हग करती है और टीन सॉफ्टली कहता है कि जल्दी लौट आएगा। वाइल्ड जोन पहुंचते ही टीन एरिया स्कैन करता है। रूमर्स हैं कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स यहाँ रोम करते हैं, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ देखते हुए वह ज्यादा अंदर नहीं जाता। फिलहाल वह आउटर एज में रहता है, जहां लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। सेफ रहते हुए भी खुद को पुश करता है। डिटर्मिन्ड ग्रिन के साथ टीन कहता है कि इस बार वह मार्शल वॉरियर बनने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसे ही वह हंट शुरू करता है, ग्राउंड अचानक शेक होता है और पैनिक फ्लैश होती है। लगता है जैसे अर्थक्वेक आ गया हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो सोर्स देखता है, एक आर्मर्ड ऑक्स, वीक टियर ब्लड लाइन टैलेंट और लो टियर डिफेंस टैलेंट के साथ। टीन स्टेटस विंडो चेक करता है और काल्मली सिचुएशन एनालाइज करता है, वंडरिंग अगर मॉन्स्टर ने उसे देखा। जवाब जल्दी आता है, ऑक्स सीधे उस पर चार्ज करता है। टीन डॉज या रिट्रीट नहीं करता, बैकग्राउंड पर फेंकता है और सीधे मॉन्स्टर की तरफ लंजेस करता है। एयर में लीप कर प्रिमोर्डियल डैगर समन करता है और स्ट्राइक करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी डिफेंस टैलेंट एक्टिवेट कर शील्ड बनाता है, जो अटैक को ब्लॉक कर देता है। ऑक्स रोर करता है और शॉक वेव ब्लास्ट करता है, टीन को पीछे फेंकता है और रॉक से टकरा देता है।
डिस्पाइट हिट, टीन खड़ा होता है, विकेट स्माइल के साथ मॉन्स्टर की टैलेंट की तारीफ करता है और डिक्लेयर करता है कि यह जल्द ही उसका होगा। दोनों प्राइमोर्डियल डैगर्स थामे टीन फिर से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, जबकि मॉन्स्टर वहीं खड़ा है, रोर करता हुआ और अगले स्ट्राइक के लिए तैयार। ऑक्स अपने हूफ से जमीन पर जोर से प्रहार करता है, आंखें लाल आग जैसी जल रही हैं और वह सीधे टीन की ओर चार्ज करता है। डैगर उठाते हुए टीन मुस्कुराता है और खुद से वादा करता है कि वह इस लो टियर डिफेंस टैलेंट को अपने कर दिखाएगा। बिना हिचकिचाहट वह ऑक्स के मैसिव बॉडी पर लीप करता है। ऊपर पहुंचते ही उसे याद आता है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स में एक समान वीक स्पॉट होता है। अपने हथियारों को कसकर पकड़ते हुए टीन ने डैगर्स को ऑक्स के प्रोटेक्टिव फील्ड में घुसाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बैरियर ने फर्म रहकर उसे रोक दिया। फिर एक और स्ट्राइक से क्रैक दिखाई दी, पर डैगर शैटर्ड हो गया। टीन को उम्मीद नहीं थी कि लो टियर डिफेंस वाला मॉन्स्टर इतना टफ होगा। रीफोकस करते ही ऑक्स ने अपना फिस्ट स्विंग किया और टीन को हवा में उड़ा दिया। ग्रिटिंग हिज टीथ, टीएन रॉक्स में क्रैश होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। क्लचिंग अपने दूसरे डैगर को, उसने और डिटर्मिनेशन के साथ लड़ाई जारी रखी। पेन जितना महसूस हुआ, टैलेंट पाने की इच्छा उतनी ही बढ़ी। तभी नोटिफिकेशन दिखा, टैलेंट कॉपीइंग कूल डाउन 16 डेज। इग्नोर करते हुए टीन शैटर्ड डैगर उठाता है और सोचता है कि आर्मर्ड ऑक्स, सिल्वर मून वुल्फ और वाइपर के बीच आता है। बड़ा बॉडी होने की वजह से अगर वीक स्पॉट पिन पॉइंट कर प्रिसाइज अटैक्स करे तो रियल शॉट जीत का है। शैडो टैलेंट इस्तेमाल करते हुए वह मॉन्स्टर के चारों ओर डार्ट करता है। डैगर बार बार बैरियर से टकराता है, लेकिन ब्लेड टैलेंट यूजलेस है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और वह सोचता है कि कहीं डिफेंस टैलेंट में गैप है या नहीं। क्लोजर लुक में उसे ऑक्स के बट के आसपास बैरियर नोटिसेबली थिनर दिखाई देती है। चीक स्क्रैच करते हुए टीन मटर्स कि शायद यही वीक पॉइंट है। बिना समय गंवाए शैडो टैलेंट एक्टिवेट करता है और डैगर सीधे उस स्पॉट पर रश करता है। ब्लेड पेनिट्रेट होते ही मॉन्स्टर थंडरस रोर करता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका मैसिव बॉडी जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। म्यूकस का पूल फैलता है और वह कोल्ड और लाइफलेस हो जाता है। स्मग लुक के साथ टीन इंटरनली प्राउड महसूस करता है कि गेस सही थी। मॉन्स्टर डेड होते ही डैगर आसानी से उसके बॉडी को पियर्स करता है। टीन जानता है कि चाहे किसी की शक्ति कितनी भी हो, डेथ सब मीनिंगलेस कर देती है। मॉन्स्टर के ब्लड को ग्लास फ्लास्क्स में स्टोर करता है और स्वेट वाइप करता है। ऑक्स की थिक हाइट देखकर वह जानता है कि यह अच्छा प्राइस फेच करेगी, इसलिए उसकी आईज और टेस्टिकल्स भी कलेक्ट करता है। मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट हॉर्न्स हैं, जिन्हें डैगर से क्लीन कट करता है। लूट अपने बैक पर लोड कर टीन क्वाइट प्लेस में कल्टीवेशन के लिए निकल पड़ता है। अंततः वह एक केव में सेटल होता है। फ्रेश मॉन्स्टर ब्लड को बहन के पीनट्स के पास रखता है, जो ऑफुल टेस्ट मास्क करेंगे। एक बॉटल उठाकर ब्लड गल्प करता है और तुरंत पीनट्स च्यू करता है। इंस्टेंटली पावरफुल एनर्जी वेव उसके चारों ओर फैलती है और कल्टीवेशन शुरू होती है। 20 दिन बाद केव के अंदर टीन लंबी सांस छोड़ता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें ब्लू फ्लेम्स में जल उठती हैं और पियर्सिंग स्क्रीम निकलता है। लाइटनिंग पूरे केव में सर्ज करती है। ग्राउंड बाहर से भी शेक होता है। केव के पास खड़ी 2 लड़कियां इस दृश्य को देखती हैं। एक लाल क्लोक पहने लड़की को मजा आता है कि कोई बैरन और आइसोलेटेड जगह में मार्शल वॉरियर रेल्म तक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच दूसरी लड़की, जो ब्लैक क्लोक पहनकर मार्शल पेविलियन का सिंबल दिखा रही थी, चुपचाप खड़ी रहती है, बस हल्की सी मुस्कान देती है। स्पष्ट है कि वह टीएन में महसूस हो रही शक्ति से इंट्रीग्ड है। केव के अंदर टीएन एक पावरफुल एनर्जी सर्ज महसूस करता है और तुरंत पहचान लेता है कि वह मार्शल वॉरियर रेल्म की शक्ति है। उसका दिमाग तुरंत आर्मर्ड ऑक्स की ओर जाता है, जो उसने मारा था। टैलेंट कॉपीइंग कूल डाउन 16 डेज था। अब 20 दिन हो गए हैं। वह ऑक्स के पास दौड़ता है, होपिंग कि डिफेंस टैलेंट कॉपी कर सके, लेकिन पहुंचकर सिर्फ स्केलेटन ही मिलता है। फ्रस्ट्रेशन से वह रिग्रेट करता है कि उसने मॉन्स्टर को इतने टुकड़ों में काट दिया। दूसरी तरफ रेड क्लोक्ड लड़की सोचती है कि शायद टीएन ही मॉन्स्टर को मारा होगा। ब्लैक क्लोक्ड लड़की सिर शेक कर डिसएग्रीमेंट जताती है, कहती है कि क्रीचर कई दिनों से डेड था, जबकि टीएन अभी मार्शल वॉरियर रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है। वह जोड़ती है कि मार्शल अप्रेंटिस के लिए ऐसा मॉन्स्टर डिफीट करना असंभव था। फिर भी
क्वाइटली टीन की करेज की प्रशंसा करती है कि उसने इतनी डेंजरस माउंटेन में स्कैवेंजिंग की हिम्मत दिखाई। 20 दिन वाइल्ड जोन में बिताने के बाद टीन स्विमिंग के लिए क्लोथ्स उतारता है। यह देखकर दोनों लड़कियां एम्बैरेस्ड होकर भाग निकलती हैं। बाद में लिनहाई बेस के मार्शल मार्केट प्लेस में टीन एरिया एक्सप्लोर करता है और मार्केट की विशालता देखकर इम्प्रेस्ड होता है। चलते हुए वह एक शॉप देखता है, मार्शल पवेलियन, वही जहां पहले लड़कियां जुड़ी हुई थीं। रेड क्लोक वाली लड़की ब्लैक क्लोक वाली को नजिस करती है, बताती है कि यह वही लड़का है जो उन्होंने पहले देखा था। फैमिलियरिटी महसूस करते हुए टीन लड़कियों की ओर मुड़ता है। जब उसकी नजर ब्लैक क्लोक वाली पर पड़ती है तो वह शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या वह उसकी बहन यायू है। मिस्टेक समझते ही टीन एम्बैरेस्ड हो जाता है, स्टेटस विंडो ग्लांस करता है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उस लड़की का नाम युई लिंग है और वह एब्सोल्यूट जीनियस है। हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट, मिड टियर सोर्ड टैलेंट और लो टियर स्पीड टैलेंट उसकी क्षमता में दर्ज है। रेड क्लोक वाली लड़की शाओ यू गुस्से में टीन को डांटती है कि उसने अपनी फ्रेंड की तारीफ क्यों की और उसे स्कैंगर कहा। कंफ्यूज्ड होकर टीन सोचता है कि शायद अब भी वह बात के बाद बदबू आती है। काम रहकर युई लिंग वार्न्स करती है शाओ को कि वह रेकलेसली बात न करे। विस्पर करके युई लिंग इंस्ट्रक्शंस देती है और शाओ तुरंत रिस्पेक्टफुल हो जाती है। अपने अर्लियर रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करती है। शाओ बताती है कि युई लिंग को इंपॉर्टेंट मैटर्स के कारण पहले जाना पड़ा। टीन का आर्म पकड़कर वह अस्यूम करती है कि वह सप्लाईज बेचने आया है और इंसिस्ट करती है कि उनके अर्लियर बिहेवियर की वजह से चीजों की कीमत डबल होगी। 2 वॉलंटियर्स उसका बैग लेकर प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। रूम रेयर और हाई क्वालिटी आइटम्स से भरा है जो मार्शल मार्केट प्लेस का सबसे बड़ा शॉप साबित करता है। एक लड़की उसे टी देती है और बताती है कि आर्मर्ड ऑक्स के हॉर्न्स और लेदर की कीमत 20,000 युएन है। डबल करने के बाद यह 40,000 बनती है। टियन को यह देखकर सरप्राइज होता है। शाओ बाद में 4 व्हाइट कार्ड्स देती है, प्रत्येक 10,000 युएन के। एक्साइटेड होकर टियन सोचता है कि यायू को यह देखकर कितना खुशी होगी। शॉप छोड़ने से पहले शाओ बताती है कि मैनेजर युई लिंग ने कहा है कि अपॉलॉजी जेस्चर के तौर पर उसे किसी भी चीज पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। हियरिंग दिस, टियन बिना रोक टोक शॉपिंग शुरू करता है, स्क्रॉल करता है और मटर करता है कि बड़े फैमिलीज के कारण सब ओवरप्राइस्ड है। अंत में वह प्रोफाउंड ट्रेनिंग मैनुअल, मॉन्स्टर डायरेक्टरी, 3 बॉटल्स मिड टियर मॉन्स्टर ब्लड और 3 रेस्टोरेटिव एलिक्सर्स खरीदता है। टोटल 78,500 युएन होता है। टियन को नहीं पता कि उन्होंने उसे क्यों अलग तरह से ट्रीट किया, लेकिन साफ है कि इसका कोई कारण है। स्टाफ कुछ और कहे बिना पीछे हट जाती है और टीन दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी श्याओ उसे रोकती है। चेहरे पर हल्की सी ग्रिन आती है। टीन जानता था कि यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। श्याओ बताती है कि उसके मैनेजर से मिलना चाहेंगे अगर टीन तैयार हो। आगे बढ़ते हुए टीन दूसरे फ्लोर के हॉल में पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, यू लिंग चाय पीते हुए शांत बैठी है। उसकी रिजेम्बलेंस अपनी बहन यायू से देखकर वह थोड़े समय के लिए स्टन्ड होता है, पर तुरंत ध्यान हटाकर फॉर्मल ग्रीटिंग करता है। यू लिंग स्वागत करती है और बताती है कि वह मोहाई बेस से है। हाथ मिलाते ही टीन उसका हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर लेता है। हल्की मुस्कान के साथ वह खुद को इंट्रोड्यूस करता है। यू लिंग उसे बैठने का इशारा करती है और चाय डालते हुए बताती है कि मार्शल पवेलियन के दूसरे फ्लोर पर आने वाला हर कोई वैल्यूड गेस्ट माना जाता है। कंफ्यूज्ड होकर टियन कहता है कि वह कॉमन बर्थ का है और किसी पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं जुड़ा, तो वैल्यूड क्यों? यू लिंग शांत रहकर कहती है कि उसकी वैल्यू इसमें है कि वह इंडिपेंडेंट है और किसी एफिलिएशन से नहीं बंधा। टीन चुप रहता है, क्वाइटली सोचता है कि यह लड़की कितनी कंपोज्ड और थॉटफुल है, कितनी अलग उसकी बहन यायू से। यू लिंग टेबल पर सिंबल स्लाइड करती है और वास्तविक कारण बताती है कि वह उसे मार्शल पेविलियन में शामिल होना चाहती है। उसकी टोन यायू जैसी लगती है, जिससे टीन खुद को ना कहने नहीं दे सकता। फिर भी वह पूछता है, मोहाई जैसा विशाल बेस टैलेंट से भरा उसे क्यों चाहता है? यू लिंग उठती है और समझाती है कि पावरफुल बेसेस ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वे हमेशा और टैलेंट ढूंढते रहते हैं। टियन इम्प्रेस्ड हो जाता है। वह देखता है कि यह लड़की डेलिकेट दिखती है, पर उसके शब्दों में विजन और वेट है जो उसकी बहन कभी मैनेज नहीं कर सकती। श्याओ बीच में कहती है कि ओवरथिंक न करे। पावरफुल फैमिलीज के एलीट डिसाइपल्स भी उसके लेडी को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाते।
टीन जानता है कि यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पर ज्वाइनिंग मतलब फ्रीडम सैक्रिफाइस करना और सीक्रेट एबिलिटी एक्सपोजर का खतरा उठाना। यूलिंग उसकी हेजिटेशन नोटिस करती है और सीधे पूछती है। टीएन स्ट्रगल करते हुए बताता है कि आयरन फैंग इन्वेजन रूमर्स के कारण उसने डिसाइड किया कि वह उन लोगों की तरह नहीं जिएगा। यूलिंग थोड़ी ऑफेंड होती है पर कंपोज्ड रहती है और कहती है कि वह ऑब्जर्व करने का समय ले सकता है, उसके पास पेशेंस पर्याप्त है। टीएन मार्शल पवेलियन से बाहर निकलता है, सोचता है कि मार्शल वॉरियर होना और टैलेंट का मतलब क्या है। वह फ्यूरियस है कि जिनको लोगों की रक्षा करनी चाहिए वे पावर मिसयूज कर रहे हैं। उसी समय स्टेटस विंडो नोटिफाई करता है कि उसने हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर लिया। नोटिफिकेशन देखते ही टीन हेजिटेट नहीं करता, तुरंत उसे फ्यूज करता है। इतने दिनों के बाद ये टीएन फाइनली घर लौटता है। जैसे ही यायू उसे देखती है वह सीधे उसके आर्म्स में दौड़ती है और टाइट हग देती है। प्लेफुली टीज करती है कि 20 दिन बाद वह कितना टफर दिखता है। टीन गर्व से बताता है कि अब उसका भाई मार्शल वॉरियर बन चुका है। यायू की खुशी देखकर टीन मुस्कुराता है और सोचता है कि जैसे ही उसकी टैलेंट अवेकन होगी वह भी मार्शल वॉरियर बनेगी। टीन तय करता है कि जब भी वह कोई कंपैटिबल आइटम पाएगा वह यायू की टैलेंट को और बेहतर बनाएगा। कुछ एक्साइटमेंट के बाद यायू उसे हेयर कट देने पर जोर देती है। 20 दिनों तक बाल बढ़ जाने के बाद वह बिल्कुल बेगर जैसी दिख रही थी। अब जब वह मार्शल वॉरियर बन चुका है उसे अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखना होगा। सीट पर बैठकर टीन पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाता है, भरोसा रखते हुए कि यायू हमेशा की तरह उसका ही स्टाइल बनाएगी। जैसे ही वह सिजर्स चलाती है नॉस्टैल्जिया की लहर उठती है। वह याद करता है जब उसके माता पिता के निधन के बाद यायू ने उसके बाल काटे थे। टीएन को याद आता है कि बचपन में जब वह छोटिल हुआ करता था यायू के हाथ डर के मारे कांपते थे। उसने हॉस्पिटल जाने के लिए भी कहा लेकिन पैसे नहीं थे, तो टीएन ने उसे समझाया कि बस बाल काट दे ताकि वूंड साफ और ड्रेस किया जा सके। उस समय यायू डर के मारे सिजर्स गिरा देती और रोती, विशिंग कि उसके भाई में इमॉर्टल जेलीफिश की तरह हीलिंग पावर होती जो वह किताबों में पढ़ती थी। उस समय टीन ने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया, पर अब प्रेजेंट में खड़ा होकर वह तुरंत अपने खरीदे हुए इलस्ट्रेटेड ट्रेजर बुक को उठाता है और पेजेस फ्लिप करता है। टीन तुरंत इमॉर्टल जेलीफिश को ढूंढ लेता है। बुक में लिखा है कि यह वाटर टाइप बीस्ट है जिसमें हीलिंग टैलेंट है और यह लेक ऑफ डेथ में पाया जा सकता है। ये खोज टीन के दिमाग में स्पार्क्स करती है। अगर वह इस टैलेंट को कॉपी कर सके तो उसे चोट लगने की चिंता नहीं रहेगी और यायू भी शांत हो जाएगी। क्यूरियस होकर यायू बुक को पीक करती है और चाइल्डहुड स्टोरीज की यह क्रीचर देखकर स्टन्ड रह जाती है। यकीन होता है कि वह टेल्स सिर्फ कहानी नहीं थी। फिर भी वह टीन को वापस मिरर के सामने खींचती है ताकि हेयर कट खत्म हो सके। इवनिंग में टीन अपने रूम में बैठा है और नया बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक पढ़ता और टेस्ट करता है जो स्पेसिफिकली मार्शल वॉरियर्स के लिए डिजाइन किया गया है। टेक्निक स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है, नॉविस स्किन को मजबूत करती है, मिड लेवल मसल्स टारगेट करती है और लेट स्टेज बोन्स को रीइंफोर्स करती है। प्रैक्टिस करते ही टीन समझता है कि यह मेथड पुरानी मेथड्स की तुलना में बहुत तेज एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। प्रोग्रेस एम्पलीफाई करने के लिए वह मिड टियर बीस्ट ब्लड पीता है और अब्सॉर्प्शन रेट इंस्टेंटली ट्रिपल हो जाता है। यह देखकर टीन डिसाइड करता है कि वह घर में कल्टीवेशन जारी रखेगा और कूल डाउन खत्म होने के बाद लेक ऑफ डेथ जाएगा। मार्शल पेविलियन में शियाओ टिएन का स्वागत करती है और सोचती है कि वह युई लिंग से मिलने आया होगा, पर टिएन कहता है कि वह कुछ खरीदने आया है। नीट आउटफिट देखकर शियाओ इंटरनली सोचती है कि वह अब ज्यादा हैंडसम दिखता है। रिसेप्शन पर पहुंचकर टिएन लेक ऑफ डेथ का मैप मांगता है। सर्चिंग के बाद शियाओ मैप ढूंढ कर देती है। जैसे ही टिएन मैप देखता है उसके चेहरे पर विकेट ग्रिन फैलता है। पावरफुल टैलेंट्स कॉपी करने का एक्साइटमेंट झलकता है। पेमेंट करने के बाद वह क्वाइटली अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और शियाओ पीछे रहकर सोचती है कि शायद वह फिर से कोई ट्रेजर कलेक्ट करने जा रहा है। लेक ऑफ डेथ पर टीन बारन और कैओटिक लैंडस्केप देखकर स्टन्ड रह जाता है। डेसोलेट स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर उसे और सर्टन बनाती है कि यहाँ पावरफुल टैलेंट्स मौजूद हैं और किसी भी समय डेंजर स्ट्राइक कर सकता है। तुरंत वह एक वाटर मॉन्स्टर इमर्जिंग देखता है। इनविजिबिलिटी एक्टिवेट कर टीन डिसाइड करता है कि अभी ऑब्जर्व करेगा। स्प्रिंट करते हुए वह एक माउंटेन पीक पर पहुंचता है ताकि बेहतर वांटेज पॉइंट मिल सके। वहीं वह नोटिस करता है कि एक लड़की और एल्डरली आदमी अम्ब्रेला से पानी में डाइव कर रहे हैं, वही जगह जहां मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। क्लोज लुक लेने पर वह समझता है कि यह ऊलिंग है, उसके एल्डरली कंपेनियन के साथ। टीन देखता है कि दोनों हवा में छलांग लगा रहे हैं। मॉन्स्टर की मौजूदगी से ट्रिगर्ड लाइटनिंग बोल्ट्स को नैरोली अवॉइड करते हुए यूलिंग अपने हाथ में चेस्ट पकड़े है।
और उनके एक्सप्रेशन से साफ दिखता है कि उन्हें लगा कि शायद वे जीवित नहीं बचेंगे। जैसे ही टॉप टियर मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उन्हें निगलने की कोशिश करता है, वे पानी से समय रहते बाहर निकलते हैं। पूरी तरह एग्जॉस्टेड, लिंग पास की चट्टान पर कोलैप्स हो जाती है।